तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, ग्रुप 4, एमपी एसआई, एमपी पुलिस एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है। आज से शुरू हो रही है विजयश्री टेस्ट सीरीज, जिसका आज ये पहला टेस्ट है, जिसमें हम कवर करेंगे आपके एमपी पटवारी में आए हुए हिंदी के, इंग्लिश के, साइंस के, जीके के सभी प्रश्नों को हम धीरे धीरे करके कवर कर लेंगे। आज आपको इस वीडियो में 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आज जैसा आपका रिस्पांस रहेगा वैसे आगे आगे हम आप जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ाते रहेंगे। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। जैसा कि आपको पता है, हमने लगातार एग्जाम का एनालिसिस कराया है, बहुत सारे लोग हम पे जुड़े हैं हमारे साथ में, सबके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर है। सब लोगों ने अपनी अपनी आंसर की हमारे पास में सेंड की और लगभग 130 से भी ज़्यादा आंसर कीज हमारे पास में है। हर एक शिफ्ट की आंसर की हमारे पास में है, वहाँ से ये प्रश्न हम आपके लिए बना करके लाए हैं। सारे प्रश्नों को हम आपको करा देंगे और यही प्रश्न आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। एक भी प्रश्न इनसे बाहर नहीं जाएगा, इस टेस्ट सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। एक रिकॉर्ड टेस्ट सीरीज होने वाली है। बस आपके सहयोग की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितने लोग देख रहे हैं हर कोई यहाँ पर कमेंट जरूर करेगा, ठीक है ना। कमेंट करने से रीच बढ़ती है, रीच बढ़ेगी तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और हम लगातार अच्छे अच्छे प्रश्न पूरी डिटेल में जानकारी के साथ में आपके लिए लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। आइए देखते हैं, सबसे पहले 10 प्रश्न हम जीके और जीएस के करने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर भी आपका शामिल रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है। ये सारे प्रश्न आपके पटवारी में पूछे गए हैं। सही आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो है वो सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। तो वर्ष 1921 में बैंक ऑफ बंगाल तथा अन्य दो प्रेसिडेंसी बैंकों, जिनमें कि मद्रास और बंबई को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था 1921 में, ठीक है। ये प्रश्न भी पूछा गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बना, 1921 में। वर्ष 1955 में जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसकी जो नियंत्रण है भारतीय रिजर्व बैंक ने ले लिया, ठीक है। 1955 में इसका नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक ने ले लिया और जो आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसी का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया, ठीक है। जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। 1 जुलाई को जो है एसबीआई दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसबीआई दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 जुलाई को एसबीआई दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 जुलाई को एक और बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, टैक्स से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हमने पहले आपको कई बार पढ़ाया है कि 1 जुलाई को और कौन सा दिवस मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। बहुत ही महत्वपूर्ण टैक्स है, जिसने सारे टैक्स को खत्म कर दिया, वही दिवस मनाया जाता है। इतना तो आप समझ सकते हैं, अब आप बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, किस पुस्तक ने साहित्य के लिए 2022 का जेसीबी पुरस्कार जीता है। सही आंसर है द पैराडाइज ऑफ फूड नाम की जो पुस्तक है, उसने 2022 का जेसीबी पुरस्कार जीता है। किसने लिखा, कितना पुरस्कार मिला, आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो प्रख्यात उर्दू उपन्यासकार खालिद जावेद को वर्ष 2022 का प्रतिष्ठित जेसीबी साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया। इस साल पुरस्कार की दौड़ में 5 रचनाएं थी, जिनमें से द पैराडाइज ऑफ फूड के लेखक खालिद जावेद को यह पुरस्कार दिया गया। तो रचनाकार कौन है, खालिद जावेद है, इनका नाम याद रखना। ये प्रख्यात उर्दू उपन्यासकार है, ये भी आपको याद रखना है। और द पैराडाइज ऑफ फूड ये जो है पुस्तक का नाम है, जिसको जो है जेसीबी पुरस्कार 2022 का दिया गया है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, नवंबर 2022 में नताशा पिर्क-मुसर किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। सही आंसर है स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, नताशा पिर्क-मुसर। ये आपको याद रखना है। वैसे महिलाओं के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, सर्च करना फेमस वुमेन बाय सक्सेस जंक्शन, इतना सर्च कर लेना, इतने पे ही आपको वो सारी वीडियो दिख जाएगी। उनमें जो है प्रतिष्ठित जो भी महिलाएं हैं, जो पहली पहली बार जो है कहीं की राष्ट्रपति बनी है, कहीं की प्रधानमंत्री बनी है, कहीं की जज बनी है, उन सबको एक ही वीडियो में हमने कवर कर लिया है। ये वीडियो हमने उसी टाइम बनाया था, पटवारी के समय ही बनाया था, ठीक है ना। तो वो वीडियो भी आपको जरूर दिख लेना है। जैसे कमला हैरिस है, पहली उपराष्ट्रपति बनी है कहाँ की, अमेरिका की, ठीक है ना। तो ये सारे प्रश्न हम आपको करा चुके हैं, एक बार जा करके जरूर दिख लेना वो वीडियो सर्च करके। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में जो महत्वपूर्ण वीडियो है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो पीटी ऊषा जो है, उन्हें जो कि भारतीय महिला बनी हुई है, पहली महिला ऐसी हैं जिनको भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। आईओसी का पहला अध्यक्ष पीटी ऊषा को बनाया गया। इन्हें उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, उड़न परी के नाम से कौन विख्यात है। तो पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी इनके बारे में डिटेल जो जानकारी है वो हमने उस वीडियो में कवर कर रखी है। हर एक जो महिला है जो फेमस है और पहली दूसरा नंबर जिनको है, उनके बारे में वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप जा करके देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
चक्रवात डायने से प्रभावित मेडागास्कर की आबादी की सहायता के लिए भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन कौन सा था? तो ऑपरेशन वनीला था। यहीं से जो ऑपरेशंस की शुरुआत हो गई थी एमपी पटवारी में, ये सारे ऑपरेशन आने शुरू हुए थे। जैसे कि ऑपरेशन गंगा किसके लिए शुरू किया गया था, और इसके अलावा और जो भी ऑपरेशन थे उन सब के बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा रखा है। चलिए ऑपरेशन वनीला के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। तो भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में चक्रवात डायने और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत उपलब्ध कराने हेतु शुरुआत की गई थी इसकी वनीला की। भारतीय नौसेना ने 28 जनवरी 2020 को मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों की मदद हेतु ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की थी। ठीक है, कब की गई थी? 28 जनवरी 2020 की शुरुआत की गई थी। यानी 2020 का जो है करंट अफेयर भी वहां पर पूछा गया था पटवारी में। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, और जिसके एग्जाम में ये प्रश्न आए हों वो अपने एग्जाम की डेट जरूर डाल देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए हैं, आपकी डेट कब थी वो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, और आपके कितने नंबर आ रहे हैं तो वो भी आप डाल देंगे, जिससे कि हम एक फाइनल कट ऑफ आपको बता देंगे। फाइनल कट ऑफ भी हम जल्दी आपको बताने वाले हैं, जब फाइनल आपकी आंसर की आ जाएगी तब। ठीक है, चलिए देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? तो सही आंसर है मूल शंकर, जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम था। अब देखिए इस पर जो है ऑब्जेक्शन लगाया जा चुका है इस प्रश्न पर। क्यों? क्योंकि गलती से वहाँ पर मिसप्रिंट हो गई है, उसका जो उनका नाम है वो मूला शंकर जो है उसमें टाइप हो गया। ठीक है ना, उसमें क्या कहते हैं आंसर की में मूला शंकर टाइप हो चुका है, इस वजह से लोगों ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। हालांकि ये ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मूला शंकर तो थोड़ा बहुत मिसप्रिंट हो जाती है। अब इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे ना, तो इंग्लिश में इनका नाम MULASHANKARE डला होगा, तो इंग्लिश वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर जिन लोगों ने आपत्ति लगाई है उनका उनका मतलब 50 रुपये फालतू बर्बाद चलेगा। ठीक है ना, इसीलिए हमने कहा था कि आप लोग अभी आपत्ति मत लगाइए, जब मैं कहूँ तभी आपको आपत्ति लगाना है। ठीक है ना, जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन से जुड़े हुए हैं उनके काफ़ी पैसे इसी में बच गए, क्योंकि हमने बताया था कि कब आपको आपत्ति लगाना है। जिन लोगों ने हमारे पास अपनी आंसर की सेंड की है उनको भी हमने बताया था कि आपको किस प्रश्नों पर आपको लगाना है। अभी मत लगाइए, क्योंकि जितना आप आपत्ति लगाएंगे कोई मतलब नहीं है। अगर आज आप जाकर के देखेंगे तो आपके लगभग 40 प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जा चुकी है, वो पैसे बर्बाद जाएंगे। मुश्किल से 5 या 6 प्रश्न ही हर शिफ्ट में गलत है। ठीक है ना, और कौन कौन से प्रश्न गलत है, कितनी शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत है, उनकी वीडियो हमने बना दी है, कल शाम को अपलोड की है, जाकर के देख लेना आपकी शिफ्ट में कितने प्रश्न गलत है। वैसे इस वीडियो के अंत में आपको वो वीडियो भी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए देखिए, अब बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती की। तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने मुंबई में की थी। यह प्रश्न पूछा जा चुका कि आर्य आर्य समाज की स्थापना कब की गई? 1875 में। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया था। ठीक है, चलिए, राष्ट्रकूट किस वंश के सामंत के अधीनस्थ थे? यानी कि राष्ट्रकूट जो है वो पहले किस वंश के सामंत के अधीन काम करते थे, बाद में उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो कर्नाटक के चालुक्य जो है उनके अधीन काम करते थे राष्ट्रकूट, बाद में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। अब राष्ट्रकूट में स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग का नाम आप जानते होंगे। तो दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी मानखेत, ये राजधानी भी पूछी गई थी, तो मानखेत राजधानी बनाई थी, जो कि आधुनिक सोलापुर जो है मालखेड़ के पास में, इसी को जो है उस समय मालखेत कहा जाता था। ठीक है ना, मानखेत उस समय कहा जाता था। और दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, और इन्होंने अपनी जो राजधानी है वो मानखेत को ही बनाया था। ये आपको याद रखना है। संस्थापक वगैरह बहुत पूछे गए हैं, आपके वनरक्षक में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ग्रुप 4 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे कि सर मैं ग्रुप 4 की तैयारी कर रहा हूं। उनके लिए अलग से कंप्यूटर की वीडियो अलग से हम लेकर के आएंगे। पटवारी में जितने भी प्रश्न कंप्यूटर के आए हैं वो सारे कंप्यूटर के प्रश्न हम अलग वीडियो बना देंगे, 50-50 प्रश्नों की वीडियो बना देंगे। वो आप देख लेना, तो वहां से आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है ना, तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखिए, PMKVY योजना किसके लिए है? सही आंसर इसका युवाओं के लिए ये योजना है। इस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पर उन्होंने किसानों के लिए माना है। ठीक है ना, तो इस पर आप बिल्कुल ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ये जो योजना है PMKVY, ये जो है आपकी युवाओं के लिए योजना है। ये कौन सी योजना है, क्या है इसमें, आइए आपको बताते हैं। देखिए, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, को निःशुल्क अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण देने के लिए तथा कौशल प्रमाणन हेतु युवाओं को नगद पुरस्कार प्रदान करने, इसे प्रोत्साहित करने के लिए देश में कौशल विकास को बढ़ावा और प्रोत्साहित करने के लिए 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी, PMKVY। और वहां पर आपका आंसर उन्होंने किसानों के लिए माना है, तो ये आपका आंसर गलत हो जाएगा। जो किसान माना है उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। हालांकि अभी तक उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। 4 अप्रैल का ये पेपर है, 4 की 5 अप्रैल का पेपर है। ठीक है ना, तो जिसका भी 5 अप्रैल को हो उसमें ये प्रश्न आया था, उस पर आप जाकर के ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये पूछा गया था। कंदरिया महादेव मंदिर और खजुराहो वाले मंदिर एकदम छाए रहे हैं आपके एग्जाम में, अच्छे से पढ़ करके जाना। आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी बहुत प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। देखिए, तो यह एकमात्र मंदिर है जिसमें कोई गर्भगृह नहीं है। ऑप्शन बी,
इसका निर्माण चंदेल वंश के राजा धंगदेव ने किया था। ऑप्शन सी, यह खजुराहो के मंदिर परिसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, महामंडप नामक मुख्य सभा भवन में नृत्य किया जाता है। तो कौन सा गलत है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पर गलत है, ठीक है ना। यह एकमात्र ऐसा मंदिर नहीं जिसमें कोई गर्भगृह नहीं, ऐसे और भी मंदिर है जिसमें गर्भगृह नहीं है, ठीक है ना। तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में, इसका निर्माण राजा धंगदेव ने करवाया था। यह खजुराहो के मंदिर परिसर में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। और महामंडप नामक मुख्य सभा भवन में नृत्य किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10, मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वतखोरी के दोषी पाए जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 वर्ष की सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला यामीन किस देश के राष्ट्रपति हैं? सही आंसर है मालदीव के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो यहीं से शुरू हो गया था, जो देशों के राष्ट्रपति वगैरह यहीं से पूछे जाने शुरू हो गए थे। तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला यामीन, जिन्हें 11 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। मालदीव की राजधानी की बात करते हैं तो मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की करेंसी है मालदीवी रुपया, ठीक है ना। चलिए, तो ये 10 प्रश्न आपके जी के जीएस के हो गए। अब जैसा आपका रिस्पांस रहेगा, उसी हिसाब जिस हिसाब से व्यूज आएंगे, उसी हिसाब से हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते जाएंगे। तो आपके एग्जाम तक विजय श्री टेस्ट सीरीज में लगभग 1500-1600 प्रश्न करा दिए जाएंगे। तो आप बेहतरीन तैयारी अपनी करके जाएंगे और अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साइंस की। तो साइंस का सबसे पहला प्रश्न है, चौक में क्या उपस्थित रहता है? सही आंसर है, जो लिखने वाला चौक होता है ना, उसमें क्या होता है? सही आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो चौक में उपस्थित रहता है। अब कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनाया जाता है, आइए देखते हैं। इसका सूत्र क्या होता है वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, बुझे चूने जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, CaOH पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र हो गया CaCO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं, उसका सूत्र हो गया CaOH। किसकी क्रिया कराई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया इस पर कराई जाती है, तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। 3-4 प्रश्न आपके इसी में क्लियर हो गए। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। रक्त में ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर किन किन कारणों से प्रभावित होता है? तो देखिए, रक्त में जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है, अगर आप उसको जांचेंगे तो अलग अलग स्तर का हमें जो है मापन मिलता है। क्यों मिलता है? तो देखिए, रक्त की कमी अगर आपको होगी तो आपका जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का स्तर है वो अलग दिखाई देगा। आयरन की कमी होगी तो अलग दिखाई देगा। गर्भावस्था में अगर मतलब स्त्रियां होंगी तो उनका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन जो है उसका स्तर अलग दिखाई देता है। तो जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन होता है वो इन तीनों कारकों पर जो है निर्भर करता है। इनका स्तर जो है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो इनकी वजह से प्रभावित होता है। अगला देखिए, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? सही आंसर बिल्कुल 47 है। हालांकि इस पर जो ऑब्जेक्शन लगाया जा चुका है, लोग 46 मान रहे हैं, लेकिन जो नॉर्मल गुणसूत्र होते हैं वो बिल्कुल 46 होते हैं, 23-23 जोड़े होते हैं। लेकिन जो डाउन सिंड्रोम होता है उसमें जो है एक एक्स्ट्रा जो है गुणसूत्र मिल जाता है, जिसकी वजह से संख्या 47 हो जाती है। इस पर ऑब्जेक्शन लगाया जा चुका है। हालांकि ये भी पैसा बर्बाद जाएगा जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाया है। देखिए देखिए एक बच्चा अपने माता पिता से 46 गुणसूत्रों के रूप में आनुवंशिकी सामग्री प्राप्त करता है। ज्यादातर 23 पिता से और 23 माता से, ठीक है ना। तो 23-23 मिलते हैं यहाँ पर। और आनुवंशिकी यानी उसकी आंखें कैसी होंगी, उसका चाल चलन कैसा होगा, वो माता पिता पर डिपेंड करता है। तो ये 23-23 गुणसूत्र यहाँ से मिलते हैं। नॉर्मली 46 गुणसूत्र मिल जाते हैं। लेकिन जब डाउन सिंड्रोम बीमारी हो जाती है तो अक्सर डाउन सिंड्रोम में एक बच्चे को एक अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 जो है वो विरासत में मिलता है। जो क्रोमोसोम 21 नामक का होता है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। इस वजह से गुणसूत्रों की संख्या 47 हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस तत्व की परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ये आपसे परमाणु संख्या के बारे में पूछा गया था, तो सबकी परमाणु संख्या हम आपको बता देंगे। आप अपने आप पहचान जाएंगे किसकी संख्या क्लोरीन से अधिक है। तो सल्फर, फास्फोरस, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। उसके बाद में इन चारों की परमाणु संख्या आपको पता होगी, तभी आप आंसर लगा पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। सही आंसर इसका डी है। पोटेशियम की जो है सबसे ज्यादा होती है इन सभी में। देखिए, क्लोरीन की होती है 17, ठीक है ना। इससे ज्यादा किसकी, यही पूछा गया है। सल्फर की बात करें, सल्फर की 16 होती है। फास्फोरस की 15 होती है। एल्यूमिनियम की 13 होती है। पोटेशियम की 19 होती है। तो ये पोटेशियम जो है वही आपका क्लोरीन से ज्यादा होता है। यही आपसे पूछा गया था कि किसकी जो है परमाणु संख्या क्लोरीन से ज्यादा होती है, तो आपका पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब की क्लोरीन संख्या आपको, जो आपकी परमाणु संख्या आपको याद कर लेनी है, क्योंकि ये आगे पूछे जाएंगे। संश्लिष्ट प्रक्षालक जिसे हम सिंथेटिक डिटर्जेंट कहते हैं, किससे तैयार किया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर है पेट्रोलियम के हाइड्रोकार्बन से जो है इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है ना। देखिए, अब अगर सिंथेटिक की बात करते हैं तो जो भारत है, भारत में कपड़े धोने के लिए 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः दो श्रेणियों में डिटर्जेंट का उपयोग किया जाता है। पहला है हाथों से कपड़े धोने और दूसरा है मशीनों द्वारा कपड़े धोने की श्रेणी, ठीक है। हाथों से धुलाई करने के लिए पाउडर डिटर्जेंट और टिकिया डिटर्जेंट अधिकांश काम में आता है जब आप हाथों से धुलते हैं, तथा मशीन द्वारा धुलाई करने के लिए पाउडर डिटर्जेंट और तरल डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एसएससी में पूछा गया है। एसएससी से यह प्रश्न उठाया गया है कि कितने तरह से जो है कितनी श्रेणियों में जो है बांटा गया है, मतलब डिटर्जेंट को
कितनी श्रेणियों में बांटा गया है, तो ये 2 श्रेणियों में जो है इनको बांटा गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान में क्या किया जाता है? तो जीवों के अध्ययन की जो शाखा है उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। इसके अलावा और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? तो देखिए पौधे वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए पादप जगत की बात करें तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं उसे पादप विज्ञान कहते हैं, और पादप विज्ञान के जनक थियोफेरेस्टस हैं। ये भी आपको याद करके जाना है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हर जगह इस वीडियो को फैला देना मेरे भाई, हर व्हाट्सएप में, हर टेलीग्राम ग्रुप में आपको सेंड करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस पर रिस्पॉन्स मिले और हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा सकें, ठीक है। चलिए, लोहा लगभग कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है? सही आंसर है 2861 डिग्री सेंटीग्रेड पर लोहा जो है वो उबलता है, ठीक है ना। चलिए, लोहे के बारे में पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए कौन-कौन से अयस्क हैं। अयस्क यहाँ पर पूछे गए थे लोहे के, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट लोहे के ये जो है अयस्क होते हैं। यही 4 ऑप्शन दिए गए थे। फिर बोला था इनमें से 5 ऑप्शन, मतलब इनमें से एक हटा करके एक एक्स्ट्रा ऑप्शन जोड़ दिया गया था एल्यूमीनियम का। फिर पूछा था इनमें से कौन सा लोहे का अयस्क नहीं है, तो वही जो बेकेलाइट वगैरह था वही जो है इसका अयस्क नहीं था, एल्यूमीनियम का कोई अयस्क दिया हुआ था वहाँ पर, ठीक है। चलिए, लौह अयस्क की बात करते हैं तो सबसे अच्छी गुणवत्ता मैग्नेटाइट में होती है। ये प्रश्न पूछा गया था, लोहे की सबसे अच्छी गुणवत्ता किसमें होती है? तो मैग्नेटाइट में होती है। इसमें 72% शुद्ध लोहा होता है। हेमेटाइट में 60 से 70% शुद्ध लोहा होता है, और लिमोनाइट में 40 से 60% शुद्ध लोहा होता है, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी उदासीन होता है, ठीक है ना, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। तो सही आंसर है 7, क्योंकि उदासीन रहेगा तो 7 रहेगा। तो पानी का पीएच 7 होता है। मानव रक्त की बात कर लेते हैं तो मानव रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, ठीक है ना। और दूध की बात करते हैं तो दूध का पीएच मान 6 होता है, आपको याद रखना, ये भी पूछा गया है। खोज किसने की थी पीएच पैमाने की? तो पीएच की खोज सोरेनसन ने की थी। ये प्रश्न भी पूछा गया था। पूरा नाम क्या है पीएच का? तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये जो पीएच का पूरा नाम होता है। ये चारों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, हमने यहाँ पर कवर करा दिए, आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो पुस्तक का नाम था ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। यही पूछा गया था। ये 2-3 बार प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। एक बार इनकी किताब का नाम दे दिया और पूछा किसने लिखी थी। एक बार लेखक चार्ल्स डार्विन का नाम दे दिया, पूछा कि ये उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी। ऐसे घुमा फिरा करके 3 से 4 बार ये प्रश्न आपका पूछा गया था, ठीक है ना। आपके एग्जाम में अगर आया था तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। चलिए, द्विपदीय नामकरण पद्धति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? द्विनाम पद्धति किसने चालू की थी? तो कार्ल लिनियस ने द्विनाम पद्धति चालू की थी। जैसे होमो सैपियंस वगैरह होता है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है द्विनाम पद्धति कार्ल लिनियस ने शुरू की थी, ठीक है ना। बात करते हैं हिंदी की, तो देखिए किस लोकोक्ति का अर्थ है अच्छे समाज को एक बुरा व्यक्ति कलंकित कर देता है? सही आंसर हो जाएगा एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ये इस लोकोक्ति का अर्थ होगा, आपको याद रखना है। गय प्लस अन का सही संधि पद क्या होगा? तो गय प्लस अन मिलकर के गायन बनेगा। और इसमें संधि कौन सी होगी? तो अयादि संधि इसमें जो है यूज में लाई गई है, अयादि संधि। और गय प्लस अन इसका सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है ना, जिसका नाम मतलब जिसका आंसर आएगा गायन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। रंजन से चिट्ठी लिखी गई वाक्य से संबंधित वाच्य कौन सा? ये किस वाच्य में लिखा गया? कर्मवाच्य, कर्तवाच्य। तो ये सही आंसर इसका कर्मवाच्य में जो है ये लिखा गया है। हालांकि वाच्य के ऊपर एक वीडियो हमने, तत्सम तद्भव और वाच्य के ऊपर एक वीडियो हमने बना दी है, सर्च कर लेना तत्सम तद्भव एंड वाच्य बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको हमने उसको कवर कराया है, अच्छे से समझाया है। एक बार वो वीडियो देखना, क्योंकि वाच्य के 3 से 4 प्रश्न यहाँ पर हर शिफ्ट में देखने को मिले हैं, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, क्रिकेट प्रशिक्षक डैश क्रिकेट सिखाते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। सर्वनाम का प्रश्न था, पूछा गया था इनमें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा हम भरेंगे इस रिक्त स्थान में? तो सही आंसर है इसका तुम्हें जो है मध्यम पुरुषवाचक जो सर्वनाम यहाँ पर यूज किया जाएगा, इसको अप्लाई करके देख लीजिए। तो देखिए, क्रिकेट प्रशिक्षक तुम्हें क्रिकेट सिखाते हैं, ठीक है ना, तो बिल्कुल सही बन भी रहा है। तो तुम्हें जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये होता क्या है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन आता है? तू, तू, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपके, आपको इत्यादि सर्वनाम जो शब्द हैं वो आपके मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं, ये आपको याद रखना है। दोहा और रोला के सहयोग से बनने वाला छंद कौन सा है? तो कुंडलिया छंद जो है वो दोहा और रोला के सहयोग से बनता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, हमने टॉपिक भी शुरू किया था, टेंस पढ़ाना शुरू किया था, टेंस की एक पहली वीडियो डाली, लेकिन उस पर भाई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। हाँ, अपना समय भी आपको दे रहे हैं, आप रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर मैंने छोड़ ही दिया। मैंने कहा जाने दो, ठीक है ना। अब अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम इंग्लिश पढ़ाएं, इंग्लिश के टॉपिक वाइज भी कवर कराएं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए,
कुंडलियाँ की बात कर लेते हैं तो कुंडलियाँ दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। इस छंद के 6 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएँ होती हैं। ये मात्राएँ भी आपके एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, तो सब अच्छे से पढ़ कर के जाना है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि कुंडलियाँ के पहले 2 चरण दोहा तथा शेष 4 चरण रोला के बने होते हैं। जो शुरू के 2 चरण होते हैं वो दोहा से बनते हैं और जो आखिरी के 4 चरण होते हैं वो रोला से मिलकर के बने होते हैं। किस लोकोक्ति का अर्थ है पग पग पर बाधाएं हैं? तो कानी के ब्याह को 100 जोखों, ये ऑप्शन में दिया गया था। कानी के ब्याह को 100 जोखों जो है उसका अर्थ होगा पग पग पर बाधाएं हैं, ठीक है ना। तो ऐसी लोकोक्तियां पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम सिंपल ही आ गया हिंदी हिंदी कर आएंगे उड़ाएंगे। ऐसी लोकोक्तियां वगैरह भी पूछ लिया है जो कठिन बन गई हैं आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को कौन सा भाव कहते हैं? जो अचानक से आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? तो उसको उनको हम संचारी भाव कहते हैं। देखिए, तो रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। 4 स्थायी भाव कौन-कौन से भाव हैं? तो देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। 4 जो है भाव होते हैं रस के, ठीक है ना? वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए निमित्त सहायक मात्र के रूप में आता है और दूसरे पल ही लुप्त हो जाता है, उसे हम संचारी भाव कहते हैं। आपके मन में आएगा और एकदम से लुप्त हो जाएगा, तो वो आपका संचारी भाव कहलाएगा, ठीक है ना? आगे अगर विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और आगे अगर स्थायी भाव का भी प्रश्न आएगा, तो उसको भी हम वहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देंगे। स्थायी भाव आप जानते हैं 9 रस हैं, तो 9 ही स्थायी भाव हैं, ठीक है ना? और स्थायी भाव से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी पूछे गए थे। ब्रेक कैसा शब्द है? तो ब्रेक जो है वो एक तरह का विदेशज शब्द है। विदेशों से आगत जो शब्द होते हैं उसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। तो जो ब्रेक है वो आपका अंग्रेजी शब्द है। अंग्रेजी शब्द है तो यानी विदेश से आया हुआ है। यही आपसे पूछा था विदेशज है, देसी है, कौन सा है? तो विदेशज शब्द है आपका ब्रेक, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 5 कथन दिए गए हैं। इसे इस तरह से क्रमबद्ध करें कि एक अर्थपूर्ण परिच्छेद बन सके। पीक्यूआरएस जो आपका इंग्लिश से पूछा जा रहा था, वो आपके हिंदी में भी पूछा गया। देखिए 5 शब्द कौन-कौन से 5 लाइन दी गई हैं। लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से। ऑप्शन बी है दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। ऑप्शन सी है प्रतीक्षा करते रहते हैं और इन्हें देखने के लिए। ऑप्शन डी है पहले रामायण और अब महाभारत। ऑप्शन ई है अपने सारे काम छोड़ देते हैं। अब इनको एक क्रमबद्ध आपको बनाना है और एक मतलब कि अच्छी सी लाइन बना देना है जो आपके समझ में आ सके कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। तो जब आप इसको क्रमबद्ध लाइन में चेंज करेंगे तो इसका जो क्रम बनेगा वो पहले बी आएगा, फिर डी, फिर ए, फिर सी, फिर ई। तो बी से शुरुआत करें तो दूरदर्शन पर प्रदर्शित 2 धारावाहिक। अब वो धारावाहिक कौन से हैं? तो पहले रामायण और अब महाभारत, ठीक है ना? आपने बिल्कुल कनेक्ट कर लिया। उसके बाद में ए आएगा, यानी कि ये दोनों जो धारावाहिक हैं वो लोकप्रिय रहे हैं। इतने लोकप्रिय रहे हैं कि लोग इनकी पहले से ही क्या करते थे? प्रतीक्षा करते रहते थे और अपने सारे काम को छोड़ देते थे। तो इस तरह इनको कनेक्ट करके आप आराम से जो है इसका एक अर्थपूर्ण जो है परिच्छेद आप बना सकते हैं। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। चलिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय नर या पाए बौराय में कौन सा अलंकार है? तो सही आंसर इसमें यमक अलंकार है। इसमें कनक कनकते सौगुनी में यमक अलंकार है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। तो 30 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। इंग्लिश हमने आज यहाँ पर नहीं ली है, आगे हम इंग्लिश को लेंगे जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा। इंग्लिश के भी लगभग अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो 20-20 प्रश्न भी हम बढ़ा देंगे और एक ही शिफ्ट में 89 वही पुरानी सीरीज 89 प्रश्नों की विजय सीरीज शुरू हो जाएगी। लेकिन आपके रिस्पॉन्स की आवश्यकता है। जितना कमेंट होगा, जितना इसको जो है शेयर किया जाएगा, उस हिसाब से हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते रहेंगे और आपकी बेहतरीन तैयारी कराते रहेंगे। ग्रुप 4 वाले बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके लिए कंप्यूटर की हम अलग से क्लास लेकर के आएंगे। 50-50 प्रश्नों को कंप्यूटर में कवर करा देंगे। कितने लोग ग्रुप 4 वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसको आपको ज्वाइन कर लेना है। सक्सेस जंक्शन एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सक्सेस जंक्शन लाइव दूसरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप बातें कर सकते हैं, मतलब कि बातें का मतलब ऐसा नहीं फर्जी बातें कर सकते हैं। यहाँ से आप अपने परीक्षा से संबंधित बातें कर सकते हैं। एक तरह का ये चैट ग्रुप है। कोई परेशानी आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न आप इसमें डाल सकते हैं, लोग आपको सॉल्व करके तुरंत उसका आंसर दे सकते हैं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, किसी का भी हो। यहाँ पर आपको फ्री में सारी किताबें मिल जाएंगी। बहुत सारी किताबों की पीडीएफ यहाँ पर फ्री में है, नोट्स की पीडीएफ यहाँ पर फ्री में है। तो सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा सक्सेस जंक्शन लाइव। नहीं तो इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो इसी के अंदर इस चैनल की भी लिंक दी गई है। तो दोनों चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे अगर आगे आपका कोई भी एग्जाम है, ठीक है ना। इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस चैनल मेन चैनल सक्सेस जंक्शन पर 2 दिन बाद मिल जाया करेगी कंटिन्यू, ठीक है ना। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप सहयोग करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे ऑथेंटिक प्रश्न हैं। जिसका भी 5 अप्रैल को एग्जाम था वो देख सकता है, उसके एग्जाम में ये सारे प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है ना। 4 अप्रैल वाले भी एक बार देख लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना 4 है या 5 है, ठीक है ना। अब जो हमने आंसर की देखी थी उसमें ऐसे डाला था, कैसे डाला था? ऐसे 4 लिखा था, 1 मिनट, 4 लिखा था, फिर 05 लिखा था, फिर उसके बाद में 023 लिखा था। अब ये क्या हुआ? 4 मई में तो कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है, यानी कि 5 अप्रैल की ये जो है पेपर है, ठीक है ना? ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना? जो भी 5 अप्रैल वाले हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना तो वेरीफाई हो जाएगा, लोगों को मतलब ये विश्वास हो जाएगा कि हाँ, सर सही बोल रहे हैं, ठीक है ना? वैसे बहुत कम लोग मानते हैं यार,
इतना प्यार नहीं करते लोग, पसंद नहीं करते, पता नहीं क्यों। इतना हम डिटेल में समझा रहे हैं, सारी जानकारी दे रहे हैं, फिर भी लोग लाइक नहीं करते हैं, जैसा कि अभी तक आपने नहीं लाइक किया है। आप तो लाइक कर ही दीजिए, जो लोग भी यहाँ पर सुन रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश की सीरीज हम शुरू करें, टॉपिक वाइज पढ़ाना शुरू करें, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, अच्छा रिस्पॉन्स देना। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। विजय श्री डेली टेस्ट नंबर 2 कल आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।